लास्ट क्लास एंजाइम की डिस्कवरी, बेसिक स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, नोमेनक्लेचर, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी. अब आगे मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि एंजाइम किस तरह से फंक्शन करते हैं. मैकेनिज्म क्या है एंजाइम एक्शन का. सो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन इज द टॉपिक विच विल बी स्टार्टिंग टुडे. एंजाइम किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते हैं, न ही एंजाइम इक्विलिब्रियम को चेंज करते हैं. एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को भी चेंज नहीं करते, रिएक्शन को भी इंक्रीज नहीं करते. एंजाइम रिएक्शन की रेट को 10 to the power 7 से 10 to the power 20 टाइम्स इंक्रीज करते हैं. So what is the role of enzyme? Enzyme neither initiates the reaction nor they changes the equilibrium of reaction. They just speed up the rate of reaction by 10 to the power 7 to 10 to the power 20 times. So mechanism में किस तरह से एंजाइम रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं. अब एंजाइम रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं बाय लोअरिंग डाउन the activation energy of reaction. So enzyme neither initiates the reaction nor enzyme changes the equilibrium of the reaction. They just increases the rate of reaction. How do they increases the rate of reaction? By lowering down the activation energy requirement. Activation energy क्या होती है? हर और रिएक्शन के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन. फॉर ईच एंड एवरी रिएक्शन टू अकर मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज नेसेसरी. दैट रिक्वायर्ड एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी. एंजाइम lower down or decreases the activation energy requirement of a reaction, by which rate of reaction automatically increases. Now for any enzyme catalyzed reaction, what is necessary? Enzyme combines with substrate to form ES complex. लास्ट क्लास ये पढ़ा था कि एंजाइम के अंदर एक एक्टिव साइट होती है, उस एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड होता है और ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है. जब एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में बाइंडिंग होती है, एनर्जी लिबरेट होती है, उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है. दिस बाइंडिंग एनर्जी इज यूज्ड टू लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. जब भी एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड होते हैं, एनर्जी का लिबरेशन होता है, उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है. ये बाइंडिंग एनर्जी यूज होती है किस लिए? रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए. सो इसलिए क्या एसेंशियलिटी है एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन के लिए कि ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होना चाहिए. ES कॉम्प्लेक्स अगर बनेगा तो ही बाइंडिंग एनर्जी लिबरेट होगी और इस बाइंडिंग एनर्जी से एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम की जाती है. अब ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? पहले लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा कि हर एंजाइम में एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट होता है और उस एक्टिव साइट से एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही बाइंड कर सकता है. एंजाइम और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरीज प्रपोज की गई थी. सबसे पहली थ्योरी है लॉक एंड की थ्योरी. लॉक एंड की थ्योरी. This theory was proposed by Emil Fischer. एंजाइम और सबस्ट्रेट कैसे बाइंड होंगे, उनकी बाइंडिंग के पीछे मैकेनिज्म क्या होगा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहली थ्योरी है लॉक एंड की थ्योरी. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एंजाइम के एक्टिव साइट का एक प्री डिटरमाइंड शेप होता है. इस शेप में एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ही फिट हो सकता है. यानी इफ दिस इज एन एंजाइम मॉलिक्यूल, इसके एक्टिव साइट का एक प्री डिटरमाइंड शेप है. इस शेप में कौन सा सबस्ट्रेट फिट हो पाएगा? जिसका शेप इस एक्टिव साइट जैसा है. दिस इज सबस्ट्रेट. जब ये दोनों फिट होंगे प्रॉपरली तो ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा. दिस इज
S complex. This ES complex causes liberation of enzyme molecule plus product is liberated. यानी एक्टिव साइट का प्रीडिटरमाइंड शेप, इस प्रीडिटरमाइंड एक्टिव साइट में एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही फिट हो सकता है. जस्ट लाइक अ लॉक जिसमें एक स्पेसिफिक शेप होता है, उसमें एक स्पेसिफिक शेप की ही फिट हो सकती है, सो दैट ES कॉम्प्लेक्स इज प्रोड्यूस. सो जब तक ये ES कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, बाइंडिंग एनर्जी लिबरेट नहीं होगी, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम नहीं होगी, जिससे एंजाइम और प्रोडक्ट लिबरेट नहीं होगा. सो इस इक्वेशन से एक चीज बिल्कुल क्लियर होती है कि एंजाइम इज लिबरेटेड एट सच एट द एंड ऑफ रिएक्शन. स्टार्टिंग में जो एंजाइम था, एंड में एंजाइम एज इट इज रहता है, सिर्फ बाइंडिंग के वक्त ES कॉम्प्लेक्स बनता है और इंटरनली सबस्ट्रेट इज वीकेंड so that when the substrate comes out it is broken down into product. So this is first theory. इस theory से क्या clear होता है कि हर एंजाइम में एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही फिट हो सकता है. यानी इट एक्सप्लेन्स द स्पेसिफिक नेचर ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन. सेकेंड थ्योरी इज नोन एज इंड्यूस्ड फिट थ्योरी. This theory was proposed by Khosland. Induced fit theory के अकॉर्डिंग एंजाइम के एक्टिव साइट का प्रीडिटरमाइंड शेप नहीं होता. The shape undergoes conformational changes on coming it with the substrate. For example, this is an enzyme molecule. The active site is of indefinite shape. It comes in contact with a specific substrate. अब इस सबस्ट्रेट को फिट करने के लिए इस एक्टिव साइट में कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे. कन्फॉर्मेशनल चेंजेस कब होते हैं? जब सबस्ट्रेट एंजाइम के कांटेक्ट में आता है. इस कन्फॉर्मेशनल चेंजेस की वजह से ये सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट में फिट हो जाएगा एंड एट द एंड किस चीज का प्रोडक्शन होगा? एंजाइम at the end will be liberated as such plus product will be formed. According to induced fit theory, enzyme molecule active site has a shape, but that shape is not static. It undergoes conformational changes on coming in contact with a specific substrate. पहली थ्योरी से क्लियर होता है कि एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के रिएक्शन को ही कैटलाइज कर सकता है. But second theory explains group specificity of enzyme. कि एंजाइम स्पेसिफिक सिर्फ एक सबस्ट्रेट के लिए नहीं है, वो एक पूरे ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक नेचर वाला है और इस एंजाइम मॉलिक्यूल से एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट फिट हो सकता है. सो आउट ऑफ द टू थियोरी दिस वन इज मोर एक्सेप्टेड. रीजन इट एक्सप्लेन्स अ ब्रॉडर ग्रुप स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन. मैकेनिज्म में ये क्लियर हो गया कि किस तरह से एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद बाइंडिंग एनर्जी लिबरेट होती है. वो बाइंडिंग एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करती है, जिससे रिएक्शन नॉर्मल सेल्यूलर टेम्परेचर या सेल्यूलर कंडीशन पे आकर करते हैं. अब एंजाइम कैटलाइज की रिएक्शंस की रेट क्या होती है? What is the kinetics of enzyme catalyzed reaction? So next topic जो अपन पढ़ेंगे, kinetics of enzyme action. एंजाइम एक्शन की काइनेटिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए माइकेलिस एंड मेंटन ने एक इक्वेशन प्रपोज किया. उस इक्वेशन को माइकेलिस मेंटन इक्वेशन कहा जाता है. इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1/v इज इक्वल टू 1/v max प्लस km/v max into s. So this was the equation. अब इस इक्वेशन को अपन v के टर्म्स में अगर लिखना चाहें, v is equal to
Vmax into S by S plus Km. So this was the equation proposed by Michaelis and Minton which explains kinetic of enzyme catalyzed reaction. इस इक्वेशन का डेरिवेशन 12th लेवल के स्कोप में नहीं आता, सो यहाँ पर अपन को सिर्फ इक्वेशन याद रखने हैं और इसमें यूज्ड वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के बारे में जानना है, न कि इसका डेरिवेशन. यहाँ पर V इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एनी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन. किसी भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? Vmax is equal to maximum velocity. कोई भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन मैक्सिमम कितनी स्पीड तक या मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी तक पहुंच सकता है? S is substrate concentration and Km is constant. इस कांस्टेंट को रेट कांस्टेंट या माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट भी कहा जाता है. सो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को यूज करके अपन एक कांस्टेंट की वैल्यू डिराइव कर सकते हैं. कांस्टेंट Km क्या होता है? Km इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड टू रीच हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी. इसको कैसे डिराइव किया जा सकता है? Km इज इक्वल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट हाफ Vmax. हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए कितने सबस्ट्रेट की जरूरत होती है उसे Km कहा जाता है. अब Km को अगर एक ग्राफ प्लॉट किया जाए, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन एक्स एक्सिस एंड रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन ऑन वाई एक्सिस, तो ये ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है. दिस पॉइंट रिप्रेजेंट, इफ दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स Vmax, मैक्सिमम वेलोसिटी, half point will be this. So half of the maximum velocity तक पहुंचने के लिए जितने सबस्ट्रेट की जरूरत होती है इसे कहा जाता है Km. So Km represents concentration of substrate required to reach half the maximum velocity. Km की वैल्यू मैक्सिमम एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के लिए 10 to the power minus 1 to 10 to the power minus 6 moles के बीच में होती है. वैल्यू ऑफ Km फॉर एनी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन ranges between 10 to the power minus 1 to 10 to the power minus 6 moles per liter. इसके बीच वेरी करती है. Km इंडिकेट करता है एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच की एफिनिटी. एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के लिए E combines with S to form ES complex. Formation of ES complex is reversible reaction. This ES complex dissociates to form enzyme plus product. सारे एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के लिए बेसिक इक्वेशन वर्क करती है. अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स को K1 लिया जाए, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स इनटू E प्लस S को K2 लिया जाए, एंड रेट ऑफ डिसोसिएशन इनटू एंजाइम एंड प्रोडक्ट इज टेकन एज K3. Then Km is equal to rate of dissociation of ES by rate of formation of ES. Rate of dissociation क्या है? K2 is rate of dissociation and K3 is
rate of dissociation. So it can be K2 plus K3. Rate of formation is K1. So Km is rate dissociation constant of ES by formation constant of ES. So वैल्यू जो derive होगी वो indicate करेगी एंजाइम और सबस्ट्रेट की एफिनिटी. अगर Km की वैल्यू हायर है मीन्स दिस नंबर इज लार्जर. अगर ये बड़ा है, डिसोसिएशन ज्यादा है, एंजाइम और सबस्ट्रेट की एफिनिटी कम है. हायर Km indicates lower affinity. अगर Km की वैल्यू ग्रेटर है इसका मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट की एफिनिटी कम है. अगर Km की वैल्यू कम है इट मींस दिस पार्ट इज ग्रेटर. फॉर्मेशन कांस्टेंट बड़ा है. फॉर्मेशन कांस्टेंट बड़ा है मतलब ES कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल है. इट मींस एफिनिटी ज्यादा है. सो लोअर Km indicates higher affinity. Value of Km indicates enzyme और substrate के बीच की affinity. A higher value of Km indicates lower affinity and lower value of Km indicates higher affinity. Next is factor affecting enzyme action. Factors affecting enzyme action. Large number of factors are there which affects the action or rate of enzyme catalyzed reaction. First important factor is temperature. Q10 for enzyme catalyzed reaction is 2. Q10 means temperature quotient. With every 10 degrees centigrade rise in temperature, rate of enzyme catalyzed reaction becomes almost double. ये range कितनी होती है? This temperature range, temperature limit is 5 degree to 40 degree centigrade. इससे कम टेम्परेचर पे एंजाइम मॉलिक्यूल्स इनएक्टिव हो जाते हैं और इससे हायर टेम्परेचर पे डीनेचुरेशन होता है. ये चीज प्रॉपर्टीज में अपन ने पढ़ी थी कि लो टेम्परेचर पे एंजाइम मॉलिक्यूल इनएक्टिव हो जाते हैं बट हायर टेम्परेचर पे एंजाइम मॉलिक्यूल डीनेचर हो जाते हैं. जो प्रोटीन्स हैं, बॉन्ड्स हैं, वो परमानेंटली ब्रेक हो जाते हैं एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन इन एंजाइम एक्टिविटी इज ऑब्जर्व. इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड then the graph with temperature on x-axis and rate of reaction on y-axis, graph appears like this. First the rate increases, optimum is 25 to 30 degrees centigrade, further increase causes decline and ultimately reaction stops due to denaturation of enzyme molecule. Second factor is pH. pH और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होता है pH का, हाइड्रोजन आयन का, जिस पे वो एक्टिव होते हैं. अगर कुछ एग्जाम्पल कंसिडर किए जाए, पेप्सिन एक्टिव होता है एसिडिक pH पर, ट्रिप्सिन एसिडिक एक्टिव होता है एल्कलाइन pH पर. इट रिक्वायर्स pH of 8, it requires pH of approximately 2. salivary amylase 6.8. so each enzyme has got its optimum or specific pH range at which the enzyme molecule becomes active and performs its best function. Third factor, substrate concentration. Third factor which affects enzyme catalyzed reaction is substrate concentration. The rate of enzyme reaction is proportional to substrate concentration.
increase in substrate concentration increases the reaction, increase in substrate concentration increases the reaction. ये ग्राफ कैसा होगा? अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को x एक्सिस पर लिया जाए और रेट ऑफ रिएक्शन को y एक्सिस पर लिया जाए तो एक पैराबोलिक कर्व बनता है. इनिशियल जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, उसके बाद इट डिक्लाइंस. डिक्लाइन क्यों है? क्योंकि हाइड्रेशन बिकम्स अ लिमिटिंग फैक्टर एंड एंजाइम कंसंट्रेशन बिकम्स अ लिमिटिंग फैक्टर. सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है बट एंजाइम कंसंट्रेशन कांस्टेंट है. सो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद जब एंजाइम मॉलिक्यूल के सारे एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाइड हो जाते हैं तब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ने पर भी रेट ऑफ रिएक्शन उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता, बिकॉज नाउ एंजाइम मॉलिक्यूल concentration of enzyme has become a limiting factor. So increase in substrate concentration increases the rate of reaction but up to a certain limit. Beyond this point decline occurs due to hydration, first reason, due to limiting enzyme concentration and third accumulation of end products. अगर end products regularly accumulate होते जाएं तो एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन की रेट डिक्लाइन हो जाती है. फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर इज एंजाइम कंसंट्रेशन. जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एक लिमिटिंग फैक्टर है वैसे एंजाइम कंसंट्रेशन भी लिमिटिंग फैक्टर है. अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा जाए और एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाए रेट इनिशियली बढ़ेगी उसके बाद रेट डिक्लाइन हो जाएगी. क्यों? बिकॉज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन नाउ बिकम्स लिमिटिंग फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन. सो एंजाइम और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. सिर्फ सबस्ट्रेट या सिर्फ एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ने पर रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज नहीं होता. रीजन कि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद दोनों एक दूसरे के लिए लिमिटिंग हो जाते हैं. फिफ्थ फैक्टर एक्टिवेटर. Large number of enzymes are there which require certain organic or inorganic substance जो उनके एक्टिवेटर की तरह फंक्शन करते हैं. एक्टिवेटर एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं by binding or by binding to the apoenzyme part to form complete holoenzyme, by facilitating binding of substrate and enzyme molecule to form ES complex. इनिशियली ये सिर्फ एंजाइम से बाइंड करके उसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर एंजाइम से सबस्ट्रेट की बाइंडिंग में ये हेल्प कर सकते हैं सो दैट एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन कैन इजीली अकर. नेक्स्ट फैक्टर होते हैं इनहिबिटर्स. इन्हें कॉमनली एंजाइम पॉइजन भी कहा जाता है. बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं सेल में या सेल के बाहर से जो एंजाइम रिएक्शन की रेट को इफेक्ट करते हैं. ये कैसे इफेक्ट करते हैं? बाय फंक्शनिंग एज पॉइजन. दे मे आइदर टेम्पररली स्टॉप द रिएक्शन और परमानेंटली inhibit the enzyme catalyzed reaction. Substance which slows down or stops the rate of enzyme catalyzed reaction are known as inhibitor and the mechanism is known as enzyme inhibition. Inhibitors are chemical substance or agents which decreases or stops the rate of enzyme catalyzed reaction, and inhibition is the mechanism process by which enzyme catalyzed reaction is stopped or decreased. ये inhibitors enzyme catalyzed reaction को तीन तरीके से inhibit करते हैं: competitive inhibition, non-competitive inhibition and allosteric inhibition. So 3 types of inhibitions are observed. So we are going to study the first type of inhibition,
That inhibition is known as competitive inhibition.